चलिए लेट्स कंटिन्यू विथ सम राइटिंग नाउ। बॉन्ड फ्यूचर्स आपने हेडिंग दिया हुआ है, पॉइंट नंबर 1 लिखिए। इट इज एन अग्रीमेंट टू बाय और सेल the underlying instrument that pays interest. It is an agreement to buy or sell the underlying instrument that pays interest. मतलब underlying instrument कैसा है? That pays interest. Example, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बॉन्ड्स। ठीक है, अब इसमें क्या ध्यान देने का है, इसका नाम इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स भी है, तो इसका अंडरलाइंग इंस्ट्रूमेंट इंटरेस्ट रेट नहीं है, इसका अंडरलाइंग इंस्ट्रूमेंट ऐसा सिक्योरिटी है जो इंटरेस्ट देता है। रिमेंबर, its underlying asset is not interest rate. It is the interest paying securities. ठीक है, सो गेन और लॉस is due to change in price of securities, is due to change in price of securities. Number 3, अच्छा देखो अभी मैंने क्या लिखा, इसका अंडरलाइंग इंस्ट्रूमेंट होता है बॉन्ड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बॉन्ड या कोई सिक्योरिटी जिस पे इंटरेस्ट दिया जाता है, और सिक्योरिटी का प्राइस चेंज होगा तो गेन लॉस होगा। क्वेश्चन में सिक्योरिटी का प्राइस चेंज दिया ही नहीं है, उसकी जगह बोल रहा है इंटरेस्ट रेट चेंज हुआ। जैसे आपको बोल रहा है कि जो फ्यूचर्स है उसका इंटरेस्ट रेट अवेलेबल है मार्केट में 5.85, और जिस दिन आप T0 पे फ्यूचर्स लेना चाहते हो उस दिन, और T1 पे फ्यूचर्स का रेट हो गया 6%, तो आप ऐसा नहीं बोल सकते मेरे को तो 0.15% का फायदा हो जाएगा फ्यूचर से। यू डोंट ट्रेड ऑन इंटरेस्ट रेट, you trade on the instrument or the security। तो अब जब ये 5.85 होता है ना, तो रूल क्या है कि इसका जो प्राइस है वो 94.15 रहा होगा, और जब इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो प्राइस और घटेगा। देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन इंटरेस्ट रेट एंड प्राइस ऑफ सिक्योरिटी। इंटरेस्ट रेट जैसे जैसे बढ़ाएंगे वैसे वैसे प्राइस घट जाएगा। ये इंटरेस्ट रेट बेसिकली यील्ड रेट भी बोल सकते हैं। आप लोग फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी वैल्यूएशन पढ़े ना मेरे साथ, YTM जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे प्राइस गिरेगा, क्योंकि नीचे में सोचो ना डिस्काउंटिंग फैक्टर का वैल्यू बढ़ रहा है तो प्राइस प्रेजेंट वैल्यू होता है वो तो घटता चला जा रहा है। अग्रीड? सो नंबर 3 में आ रहा है आपका there's a relationship between interest rate and price. There's a relationship between interest rate and price.
इंटरेस्ट रेट जब ऊपर जाएगा तो प्राइस नीचे आएगा। इंटरेस्ट रेट जब ऊपर जाएगा तो प्राइस नीचे आएगा। एंड वाइस वर्सा। सो इफ फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट has an interest rate of 5.85%, its price can be expected as 100 minus 5.85, which is 94.15. So, if future contract has an interest rate of 5.85%, its price can be expected as 100 minus 5.85, which is 94.15, assuming face value is 100. ठीक है। नंबर 4, currently NSE, National Stock Exchange, has futures contract in the name of National Bond Futures 2, जिसको हम बॉन्ड फ्यूचर्स भी बुला सकते हैं, जिसको हम बॉन्ड फ्यूचर्स बुलाते हैं। It offers futures on six-year GOI security, 10 years GOI securities, 13 years GOI securities, and 91 days GOI treasury bill. इससे बस क्या, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो बॉन्ड्स इशू हो रहा है ना, या सिक्योरिटी जो इशू हो रहा है, उसका पॉपुलैरिटी बढ़ रहा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को डायरेक्टली कोई बेनिफिट थोड़ी है, उसका फ्यूचर्स निकाल दिया एनएससी ने, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बॉन्ड्स में अब बहुत सारे लोग इन्वेस्ट कर सकेंगे, फ्यूचर्स के थ्रू भी उसका पॉपुलैरिटी बढ़ेगा। ठीक है। इसमें 1 lot of future is equal to contract size should be equal to 2000 bonds, and that is also supposed to be minimum of rupees 2 lakh. अच्छा, 2000 बॉन्ड से अगर 2.5 लाख हो गया तो 2.5 लाख, विचेवर इज लोअर वाला चीज है। अगर 2000 बॉन्ड से 2 लाख नहीं हुआ तो 2 लाख में फिर ज्यादा बॉन्ड करना पड़ेगा। मिनिमम लॉट साइज है 2 लाख रुपया। नंबर 6, कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू is equal to quoted price into 2000 units. Quoted price of future जो होगा multiplied by 2000 units, that will be contract value of one contract. तो sometimes you need to find the number of contracts. याद आ रहा है पहले कभी किया हुआ, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स निकालते थे, अगर फ्रैक्शन में आता था तो होल नंबर वाला ही लेते थे।
टिक साइज का कॉन्सेप्ट होता है। टिक साइज, व्हाट इज टिक साइज? जैसे सोचिए अभी भाव है 90.20, तो अगला भाव 90.21 होगा ऐसा नहीं है। टिक साइज मतलब होता है कि एवरी टाइम प्राइस में जो चेंज आएगा वो मिनिमम चेंज कितना का होगा। तो इसमें टिक साइज बनाया हुआ है 0.0025 का, मतलब 4 डेसिमल तक वैल्यूज अलाउड है। तो 2025 है तो 20 के बाद 50 ही होगा, 26 नहीं होगा, 27 नहीं होगा, 28 नहीं होगा। ये होता है फ्यूचर्स मार्केट का। ऐसा ही आपको याद हो करेंसी फ्यूचर्स में भी ऐसा ही था, करेंसी में भी ऐसा ही होता है। टिक साइज 0.0025 चेंज हो सकता है। कुछ सम्स में अप्रोक्सीमेशन कराया था फॉरेक्स में, बाकी सम्स में तो हम लोग नहीं करते थे। और इन इक्विटी मार्केट टिक साइज क्या होता है? इक्विटी में कॉमन सेंस से पूछ रहे हैं, मतलब इक्विटी शेयर में टिक साइज क्या लगता है, क्या होता होगा? हाँ, पॉइंट, कुछ गेस तो करो। 0.05 होता है, 5 पैसा में चेंज होता है। मतलब कोई शेयर है उसका प्राइस 91.25 है तो 30 मिलेगा, 35 मिलेगा, फिर 30 मिल सकता है, 31, 32 नहीं मिलेगा, 26, 27, 28, 29 नहीं मिलेगा। 5 पैसा में 0.05 में चेंज होता है, इसी को बोलते हैं टिक साइज। ठीक है। नंबर 8 और भी कॉन्सेप्ट दे रहे, ट्रेडिंग आवर्स 9 AM to 5 PM। नंबर 9 at a time there are 3 serial monthly contracts, 3 serial monthly contracts। सीरियल मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स मतलब एक साथ 3 कॉन्ट्रैक्ट रहता है जिसका एक्सपायरी 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना ऐसा मिलेगा। मतलब ऐसा नहीं कि एक बार में एक ही कॉन्ट्रैक्ट है जिसका एक्सपायरी 1 महीना है। कोई 1 महीना वाला लेता है, कोई 2 महीना वाला लेता है, कोई 3 महीना वाला लेता है। 3 महीना वाला में 3 महीना जब बीत जाएगा उस दिन वो स्क्वायर ऑफ करना ही पड़ेगा, फिर नया लेना है तो नया ले लीजिए। एंड 3 क्वार्टर एंडेड कॉन्ट्रैक्ट्स भी है। Number 10 expires on last Thursday of the month। रूल है लास्ट थर्सडे ऑफ द मंथ, एक्सपायर्स ऑन लास्ट थर्सडे ऑफ द मंथ। और अगर लास्ट थर्सडे छुट्टी पड़ गया किसी कारण से तो previous day if last Thursday is holiday। और previous day if last Thursday is holiday। Number 11 final settlement एंड डेली सेटलमेंट। देखो फ्यूचर्स का एक खासियत क्या है, ये रियल टाइम में सेटलमेंट होते रहता है। मतलब आपका जैसे ही बॉन्ड का प्राइस चेंज होगा वैसे ही आपका अकाउंट में रुपया आ जाएगा या रुपया कट जाएगा, रियल टाइम में चेंज होता है। इसको हम लोग बोलते हैं डेली सेटलमेंट। जो हो रहा है यहाँ पर उसका एक टर्म है, रियल टाइम का टर्म है मार्क टू मार्केट। मार्क्ड टू मार्केट, मार्क टू मार्केट बेसिस मतलब रियल टाइम। जैसे जैसे चेंज हो रहा है मार्केट में, 5 पैसा का चेंज आया तो 5 पैसा आपका अकाउंट में आ जाएगा या चला जाएगा, जैसा आपका पोजीशन लिया हुआ है उसके ऊपर।
0.0025 का भी चेंज आया तो उतना इफेक्ट आपका अकाउंट में आ जाएगा। तो उसी समय आप स्क्वायर ऑफ करना चाहते हो कर लो। एनी टाइम सेटलमेंट होते ही जा रहा है, ठीक है। और उसके बाद फाइनल सेटलमेंट होगा। फाइनल सेटलमेंट कब होता है? जब एक्सपायरी आ रहा होता है, एट एक्सपायरी। अब मान लीजिए आप मार्क टू मार्केट में वैल्यू चेंज होता हुआ देखे, बट आप बोले नहीं हम तो पूरा एक्सपायरी तक का इंतजार करेंगे। वो आ गया लास्ट थर्सडे ऑफ द मंथ। अब लास्ट थर्सडे ऑफ द मंथ को कैसे सेटलमेंट होगा? तो जो लास्ट ट्रेडेड प्राइस होता है ना, 5 बजे के पहले लास्ट ट्रेडेड प्राइस, उस पर क्रॉस कर देता है स्टॉक एक्सचेंज, आपस में सबका सेटलमेंट करके चला जाता है। और अगर लास्ट ट्रेडेड प्राइस है ही नहीं, जैसे कोई कोई सिक्योरिटी होता है वो इतना अनपॉपुलर होता है कि लास्ट में कोई ट्रेडिंग ही नहीं हुआ था उसमें, तो उस समय स्टॉक एक्सचेंज अपना कोई मैकेनिज्म लगाता है, उससे प्राइस निकालते हैं, ठीक है। और वो भी अगर नहीं है तो एक एसोसिएशन है, फिम्डा नाम है उसका, फिम्डा, FIMMDA, ठीक है। तो फिम्डा का प्राइस पे हम लोग डील कर लेते हैं। तो लिखिए एट एक्सपायरी यू राइट एट वेटेड एवरेज प्राइस ऑफ अंडरलाइंग bonds on the last trading day in the last 2 hours of trading. ठीक है। डेली सेटलमेंट जो मार्क टू मार्केट है वो T+1 बेसिस पे होता है। T+1 मतलब आज जो आपका अमाउंट है आप आज क्लोज करना चाहोगे तो अगला दिन आपका अकाउंट में दिख जाएगा। सेटल्ड ऑन 1 बेसिस, 1 डे बेसिस, मतलब अगला दिन ही आपका अकाउंट में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 12, ये सब कुछ पॉइंट्स बता रहे जो जो आपको ध्यान रखने हैं इन कैलकुलेशन ऑफ योर सम्स एंड ऑल। अब आपको सीखना है नंबर 12 दैट मार्जिन मनी इज रिक्वायर्ड टू बी डिपॉजिटेड to buy or sell futures. It is dependent on the volatility of the securities. It is dependent on the volatility of the securities. Margin money is required to be deposited to buy or sell futures. It is dependent on the volatility of the securities. ठीक है। तो जितना ज्यादा वोलेटिलिटी होता है उतना ज्यादा मार्जिन वो लोग मांग सकते हैं। उनका अपना कैलकुलेशन है मार्जिन का। थोड़ा सा डेप्थ का कैलकुलेशन हम लोग बाद में पढ़ेंगे। इक्विटी फ्यूचर्स जब पढ़ेंगे तब हम लोग भी पढ़ेंगे कि मार्जिन मनी वो लोग कैसे कैलकुलेट करता है। अभी इतना डेप्थ में नहीं जाएंगे। और इन एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन इन क्वेश्चंस we can either assume margin as nil, assume margin requirement as nil, or we can assume it to be 10% और 20%, ऐसा एक अमाउंट मान लेते हैं of the contract value.
और वी कैन अज्यूम इट टू बी 10% और 20% ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू। हम लोग क्या इजी क्या रहेगा, नील मान के करेंगे, ये मार्जिन मनी का जरूरत नहीं है। नाउ अब असली चीज आपको सीखना है कि अल्टीमेटली इसको लेके हेजिंग कैसे करें। ठीक है, पहले आप समझिए गेन और लॉस इन फ्यूचर्स। अगर हमने लॉन्ग किया, लॉन्ग पोजीशन, तो इसका मतलब हमने बाय किया। बाय किया फ्यूचर्स, मतलब गेन कब होगा, जब, हाँ, गेन व्हेन फ्यूचर्स बॉन्ड प्राइस इंक्रीजेस। और बॉन्ड प्राइस इंक्रीज कब होगा, जब इंटरेस्ट रेट डिक्रीजेस। ठीक है, उसी तरह से शॉर्ट पोजीशन का लिखो। शॉर्ट पोजीशन में सेल फ्यूचर्स, गेन कब होगा, व्हेन फ्यूचर्स बॉन्ड प्राइस डिक्रीज, यानी गेन व्हेन इंटरेस्ट रेट इंक्रीजेस। ठीक है, अब मुझे बताओ, मैं हेज करना चाहता हूं, पॉइंट नंबर 14 में मैं हेज करना चाहता हूं, हेजिंग यूजिंग बॉन्ड फ्यूचर्स। मैं बोरोवर हूं, मेरे को क्या डर है, हाँ, बोरोवर कैसे सोचेगा, उसको डर क्या है, रेट बढ़ गया तो उसको अपने आप को हेज करने के लिए, रेट बढ़ गया तो कमाना है, रेट बढ़ जाएगा तो उसका तो ज्यादा इंटरेस्ट चला जाएगा ना ओरिजिनल ट्रांजैक्शन में। अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ गया तो ओरिजिनल ट्रांजैक्शन में इंटरेस्ट रेट ज्यादा देना पड़ेगा, इंटरेस्ट अमाउंट ज्यादा जाएगा, तो ज्यादा अमाउंट मेरा कवर हो जाए। तो इंटरेस्ट रेट बढ़ने से हम कब कमा रहे हैं, देखिए इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होने से शॉर्ट करना पड़ता है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो मेरा बॉन्ड प्राइस घटेगा, और बॉन्ड प्राइस घटेगा फ्यूचर्स का, फ्यूचर्स प्राइस घटेगा तब मैं कमाऊंगा। सो बोरोवर्स फियर इंटरेस्ट रेट rise, fears interest rate rise to hedge, comma, they need to earn from rise in interest rates that is fall in price of futures, therefore short futures। बोरोवर के बाद इन्वेस्टर, क्या फियर है इनका, इंटरेस्ट रेट फॉल, तो टू hedge they need to earn from fall in interest rates
that is increase in price of futures, therefore long futures, buy futures, therefore long futures or buy futures. एक एग्जाम्पल 1, spot price of Government of India security on 5th October is 98.0575. Futures price of GOI security on 5th October is 93.7925. ठीक है. फिर on 16th November spot price is 97.2500 और futures price is 93.1500. Mr. X, an investor, invested in 2000 units of government GOI security on 5th October in spot. He hedged himself against interest rate rise by a suitable position in futures. He hedged himself against interest rate rise by a suitable position in futures. Calculate his gain or loss if he squared off his position in both spot and futures on 16th of November. क्या बोलते देखिए तो गेन निकालना आ रहा है क्या आपको?
कितना आंसर है? ओवरऑल गेन और लॉस नेट। हम्म 330। 330 आ रहा है। बहुत सिंपल है। स्पॉट पे आपने बाय किया होगा, तो स्पॉट का रेट क्या हुआ? घट गया तो यहाँ लॉस हो गया। इन्वेस्टर इन्वेस्ट किया तो बाय किया है, तो यहाँ लॉस खाया 2000 यूनिट पे। और अपने आप को वो हेज किया है ना अगेंस्ट इंटरेस्ट रेट राइज। तो फ्यूचर्स में क्या पोजीशन लिया होगा? लॉन्ग किया कि शॉर्ट किया? फ्यूचर्स में शॉर्ट किया होगा। बोरोअर विल ऑलवेज हेज बाई शॉर्टिंग फ्यूचर्स। ठीक है, तो शॉर्ट किया तो शॉर्ट करने में गेन कब होता है? देखो इंटरेस्ट रेट राइज हुआ है कि नहीं हुआ है, समझ में आ रहा है क्या? अगर स्पॉट रेट और फ्यूचर्स रेट दोनों घटा ही है, मतलब इंटरेस्ट रेट वाकई में राइज हुआ है, तो इंटरेस्ट रेट राइज होने से वैल्यू गिर गया, और वैल्यू गिर गया तो हाँ, वैल्यू गिर गया तो गेन हो जाएगा यहाँ पे। देखो इक्विटी मार्केट में क्या होता है ना, इक्विटी का रिटर्न को बोलते हैं डिविडेंड। अगर किसी सिक्योरिटी का डिविडेंड बढ़ता है तो हमको लगता है वाह वाह ये सिक्योरिटी ले लेना चाहिए, है ना, डिविडेंड ज्यादा देता है ये। बट बॉन्ड में क्या होता है कि किसी का अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है तो उसका वैल्यू गिरने लग जाता है। क्यों होता है ऐसा? इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ रहा है तो वैल्यू गिर क्यों रहा है? इसका रीजन आपको जब फिक्स इनकम सिक्योरिटी पढ़ाया था तो एक फ्लैट का एग्जांपल से समझाया था। कुछ याद आ रहा है? देखिए मेरा जो सिक्योरिटी है उसका इंटरेस्ट रेट तो फिक्स्ड ही है, बाजार का इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है। बाजार में इंटरेस्ट रेट ज्यादा मिल रहा है तो इसको कौन लेगा? जिसमें कम इंटरेस्ट रेट आता है कोई नहीं लेगा, तो इसका वैल्यू गिरना ही है ना। करेक्ट। सो टू हेज इट्स पोजीशन in spot, Mr. X should take short position in futures. Mr. X should take short position in futures. To hedge its position in spot, Mr. X should take short position in futures. So that he can gain from interest rate increase or price fall. सो स्पॉट में 97.25 में बेच रहे हैं 98.0575 का चीज इंटू 2000, यहां पे लॉस आ रहा है। गेन पॉजिटिव है और लॉस नेगेटिव है। कितना का लॉस आ रहा है? 1615 का लॉस। और फ्यूचर्स में शॉर्ट किया हुआ है ना,
तो गिरने से फायदा होगा 93.7925 माइनस 93.15 इंटू 2000, 1285 का फायदा, नेट में 330 का लॉस। तो नेट गेन इज नेगेटिव 330, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट एग्जांपल लिखिए, एग्जांपल 2। A bank has a large portfolio of Government of India security worth rupees 25 crore. How should it hedge its portfolio? How should it hedge its portfolio? क्या आंसर होगा? Take a short position in GOI security futures worth rupees 25 crores. To gain from increase in interest rate or fall in bond prices या GOI security prices। देखो, मैं पोर्टफोलियो बना रखा हूं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिक्योरिटीज का। मेरा डर क्या है? मेरा डर क्या है? पोर्टफोलियो वैल्यू गिर गया तो व्हाट इज माई फियर? फियर इज फॉल इन पोर्टफोलियो वैल्यू। और पोर्टफोलियो वैल्यू कब गिरेगा? जब गवर्नमेंट ऑफ सिक्योरिटी का मार्केट वैल्यू गिर जाएगा। और गवर्नमेंट ऑफ सिक्योरिटी का मार्केट वैल्यू गिरेगा कब? जब इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा। अब इसमें कॉन्फ्लिक्ट क्या आता है माइंड में, पता है? आप सोचते हैं कि बोरोवर होता तो उसको इंटरेस्ट रेट बढ़ने का डर है, इसलिए उसको उसमें गेन करना है, इसलिए वो शॉर्ट करेगा। समझ में आ रहा है? बोरोवर होता तो, बट ये आपको देख के लगता है ना, जैसे बैंक हैज अ लार्ज पोर्टफोलियो, तो ये तो इन्वेस्टर है, तो इन्वेस्टर है तो आप उल्टा बोल देते, लॉन्ग करेगा। इसलिए आंसर लिखाने का ऑब्जेक्टिव है, आप उल्टा बोल देते। आपको इंट्रिकेसीज में जाना होगा। जैसे मैं बैंक हूं, मेरे पास बहुत सारा पोर्टफोलियो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिक्योरिटी का पोर्टफोलियो है, मैं उसका वर्थ है 25 करोड़, तो मैं नहीं चाहता इसका वैल्यू गिरे। और पोर्टफोलियो वैल्यू कब गिरता है? जब इंटरेस्ट रेट बढ़ता है। तो मैं नहीं चाहता इंटरेस्ट रेट बढ़े का इंपैक्ट मेरे ऊपर आए। तो इंटरेस्ट रेट बढ़ता है, अगर उससे कमाना है तो शॉर्ट करना है कि लॉन्ग करना है? इंटरेस्ट रेट, हाँ, ये देखिए, इन्वेस्टर को क्या टेंशन है? इंटरेस्ट रेट फॉल हो जाएगा तो मेरा तो पोर्टफोलियो वैल्यू गिर जाएगा। तो इसलिए उसको पोर्टफोलियो वैल्यू गिरने से कमाना है, इसलिए शॉर्ट करके कमाएगा। इन्वेस्टर हमेशा कैसे कमाना चाहता है? देखो, देख के सोचो। मैं यहां पे दिखा रहा हूं इन्वेस्टर के एंगल से। तो इन्वेस्टर के एंगल में मैंने क्या लिखाया था हेजिंग यूजिंग फ्यूचर्स में? हाँ, उसका फियर क्या है? इंटरेस्ट रेट फॉल। तो टू हेज दे नीड टू अर्न फ्रॉम फॉल इन इंटरेस्ट रेट। फॉल इन इंटरेस्ट रेट मतलब क्या होगा?
इंटरेस्ट रेट फॉल होगा तो प्राइस ऑफ फ्यूचर्स बढ़ेगा, तो एक्चुअली उसको लॉन्ग करना चाहिए। एक्चुअली क्या करना चाहिए? लॉन्ग करना चाहिए। बट अभी हम लोग क्या बात कर रहे हैं, एक तरह से यहां पे क्या हो रहा है, बैंक के पास क्या है, लार्ज पोर्टफोलियो है। तो देख के क्या लग रहा है, बैंक एक तरह से इन्वेस्टर है, बट हम आंसर में क्या लिख रहे हैं यहां पे, शॉर्ट लिख रहे हैं, ऑपोजिट लिख रहे हैं, बोरोवर की तरह आंसर लिख रहे हैं। इसलिए ये सम को करा रहे हैं। इसको पकड़िए ठीक से। मैं एक बैंक हूं, मेरे पास ऑलरेडी पोर्टफोलियो है, ठीक है। तो मेरा फियर क्या है, व्हाट इज माई फियर? मेरा पोर्टफोलियो वैल्यू कम हो गया तो, और पोर्टफोलियो वैल्यू कम कब होता है? जब इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है। तो मेरा फियर जो है वो बोरोवर के जैसा है कि इन्वेस्टर के जैसा है? बोरोवर के जैसा है, इसलिए मुझे शॉर्ट करना है। मुझे अपना बॉन्ड का वैल्यू गिरते हुए को बचाना है। तो बॉन्ड का वैल्यू गिरते हुए पे कमाई मिल जाए फ्यूचर से, तो मेरा हेज हो जाएगा। तो बॉन्ड का वैल्यू गिरेगा और कमाई होगी तो शॉर्ट करना पड़ेगा। इन्वेस्टर वाला को पढ़ नहीं लेना इसमें, ये थोड़ा सा ट्रिकी था यहां पर, ठीक है। इसको और एक्सप्लेनेशन में लिखना है तो अपने हिसाब से सजा लीजिएगा कि बैंक का फियर क्या है, डर क्या है, फॉल इन पोर्टफोलियो वैल्यू। तो वो अपना फॉल इन पोर्टफोलियो वैल्यू से कमाना चाहता है, ठीक है। जैसे इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं ऐसे एक और एग्जांपल दिखा सकता हूं। सोचो करंट स्पॉट पे उसका पोर्टफोलियो वैल्यू है 25 करोड़। उस समय सारा का जो प्राइस है वो है 100, सोचते हैं, ठीक है। और फ्यूचर्स भी अगर हम 25 करोड़ का शॉर्ट कर दें, जिसका प्राइस है मान लो 100 ही, ऐसे ही सोचो सेम प्राइस पे चल रहा है, ऐसे होता नहीं है वैसे सेम प्राइस, बट एक बार अज्यूम करो कि सेम प्राइस पे ये, या समझिए 110 पे शॉर्ट कर देते फॉर एग्जांपल। फ्यूचर्स का प्राइस है 110। एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, ऐसा रियल में होता नहीं कि फ्यूचर्स प्राइस 100 से ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो फ्यूचर्स प्राइस 110 हो गया और उस पर मैंने शॉर्ट कर दिया। तो अब सोचो मूवमेंट होता है मार्केट में। मार्केट में जब मूवमेंट हुआ तो प्राइस आया 105। इसका क्या मतलब हुआ, 100 का चीज 105 हो गया, 5 रुपए का फायदा हुआ। और 110 का चीज 105 हो गया, मतलब शॉर्ट किया हुआ है ना, 110 का चीज 105 हो गया, तो फिर 5 का फायदा हुआ, टोटल फायदा 10। फिर मान लो मार्केट में और ऊपर गया 120 हो गया, तो 100 का चीज 120 हो गया। मेरा तो पोर्टफोलियो 100 का ही है ना, 100 के हिसाब से है, मान लीजिए ना प्राइस 25 करोड़ का वर्थ है टोटल, तो ये 20 रुपए यहां पे आ गया। और 110 से 120 हो गया, मतलब शॉर्ट करते हैं ना तो प्राइस बढ़ जाने से लॉस होता है। आपने शॉर्ट किया, किसी और ने लॉन्ग किया होगा 110 में, तो 110 का चीज 120 होगा, तो लॉन्ग किया वाला को फायदा होगा, शॉर्ट किया वाला को नुकसान होगा। कितना का नुकसान होगा? 10। आपका नेट 10 ही आ रहा है। अच्छा, आपका फियर ऊपर जाने का नहीं था, आपका फियर था नीचे आ गया तो 98 हो गया। तो देखिए 100 का वैल्यू 98 हो जाएगा तो 2 का लॉस होगा, और 110 का 98 हो जाएगा तो 12 का गेन होगा। हेजिंग माने क्या होता है पता है? लॉकिंग। आपने ये 100 110 में जो गैप पकड़ लिया ना, आपने सोचिए ना 100 के बदले 110 में बेच दिया, 100 में लॉन्ग किया हुआ है, यानी पोर्टफोलियो है, खरीदा हुआ है, और 110 में बेच दिया, तो 100 का चीज 110 में बेचो तो 10 का फायदा हो ही गई ना। तो हर केस में 10 का फायदा ही हो रहा है। आप और नीचे चले जाइए, 90 पे आ जाइए, 100 का 90 हो गया, यानी 10 का लॉस हो गया।
और 110 का 90 होगा तो 20 का गेन हो गया, तो 10 रुपए का गेन आ ही रहा है। ये गेन जो नेट में आ रहा है ये इक्वल है, मतलब आप हेज हो गए। इक्वल है मतलब हेज हो गए। हेज का मतलब क्या है कि किसी भी परिस्थिति में यू विल बी एबल टू अर्न योर गेन। किसी भी परिस्थिति में यू विल बी एबल टू अर्न योर गेन। ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं। इसमें ट्रिक क्या था आप समझ गए होंगे। इन्वेस्टर वाला मन करता है आंसर लिख देने का, बट ये पोर्टफोलियो ऑलरेडी होल्ड कर रखा है। ओके। और उस पोर्टफोलियो का वैल्यू का प्रोटेक्शन चल रहा है। इन्वेस्टर का जब लिखा था तो वो इंटरेस्ट रेट का प्रोटेक्शन का बात हो रहा था, यहां पे वैल्यू प्रोटेक्शन का बात हो रहा है। तो इंटरेस्ट रेट को प्रोटेक्ट करना है तो अलग पढ़ाई है, वैल्यू प्रोटेक्ट करना है तो अलग पढ़ाई है। एग्जाम्पल 3 एक और करो। An investor holds debt oriented mutual fund। अच्छा यहां पे ये जो है ना, ये सब एग्जाम्पल एक्सप्लेनेशन के लिए लेट करके लिख देना। सब लेट करके आया है, बाद में खोजते रहोगे कहां से आया 100 110। होल्ड्स डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड expects yield will rise। अगर yield rise होगा तो वैल्यू कम होगा, एंड NAV ऑफ म्यूचुअल फंड विल फॉल। ठीक है। एक बार ऐसे ही हुआ कि हमने कुछ रुपया म्यूचुअल फंड में लगाया डेट ओरिएंटेड में, एफडी से निकाल के डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड में डाला। अभी क्या है, एफडी में रेट था उस समय 6%, बहुत कम हो गया था, तो लगा कि डेट म्यूचुअल फंड में डालते हैं। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, एफडी का रेट बढ़ने लग गया, 6.5 हुआ, फिर कोई आया 7 हो गया, 7.25 भी आ गया, 7.5 तक इंटरेस्ट रेट आ गया एफडी में। तो भाई तुरंत चेक किए कि अरे वाह, एफडी का रेट्स बढ़ रहा है तो मेरा म्यूचुअल फंड वैल्यू भी बढ़ रहा होगा। और फॉर ऑब्वियस रीजन म्यूचुअल फंड का वैल्यू घट रहा था। ठीक है, पापा को दिखाए, बोले मेरा पूरा रुपया रिडीम कर दो, सारा रुपया मेरे को वापस दो, तुम लोग के भरोसे कुछ नहीं लगाना चाहिए, एफडी ठीक था मेरा। अरे भाई अब तो इनवर्स रिलेशनशिप तो चलता है, ये उनको कैसे अभी एसएफएम पढ़ाएं। ठीक है, कि जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा वैसे वैसे वैल्यू तो कम हो गई ना, मार्केट वैल्यू। बहुत मुश्किल हुआ समझाने में। NAV ऑफ म्यूचुअल फंड विल फॉल। ठीक है, तो मतलब वहां पे फिर मेरे को गारंटी लिख के देना पड़ा उनको कि अच्छा आप इतना दिन के बाद निकालिएगा, जैसे एफडी निकालते हैं, उस दिन अगर कोई नुकसान होगा तो सब हम भरेंगे, तब जाके एश्योरेंस हो, नहीं तो ऊपर तक चले गए थे। ही डज नॉट वॉन्ट टू रिडीम हिज यूनिट्स। in mutual fund। However, he intends to use futures on bonds to hedge its fall in NAV।
On trade date 29th April, म्यूचुअल फंड यूनिट्स हेल्ड इज इक्वल टू 10,000 यूनिट्स. NAV is 13.3 rupees per unit. Futures of May expiry on GOI security is 104.24. On expiry date 28th May, म्यूचुअल फंड का NAV गिर गया 13.15. फ्यूचर्स का सेटलमेंट टाइम आ गया. फ्यूचर सेटलमेंट प्राइस ऑफ मे एक्सपायरी is 103.5. Find the gain or loss to the investor. If he used futures to hedge itself. इसमें एक और लिख दीजिए, फ्यूचर लॉट साइज इज 2000 यूनिट्स. कितना का लॉस? 20 रुपए का. ठीक बोलिए. 20 रुपए का लॉस है.
तो पहला होगा लॉस इन म्यूचुअल फंड वैल्यू हुआ है ना, म्यूचुअल फंड का नैव गिरा है तो उसमें लॉस हो गया 13.30 माइनस 13.10 सॉरी 15 इंटू 10,000 कितना का लॉस है 1500 का, ठीक है। और इन फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट इसमें कितना कॉन्ट्रैक्ट लगेगा ये क्वेश्चन ने कुछ बोला नहीं, तो अज्यूम्ड जैसे कैसे चेक करते कितना कॉन्ट्रैक्ट लगेगा, ये देखो आपका टोटल वैल्यू जो आपको प्रोटेक्ट करना था वो कितने का था 10,000 इंटू 13.3, तो ये कितना आ रहा है 10,000 इंटू 13.3 कर रहे हैं तो 1,33,000 133, और आपको ये मालूम है मिनिमम आपको एक कॉन्ट्रैक्ट लेना ही होगा और मिनिमम कॉन्ट्रैक्ट 2,000 का है, तो इसलिए एक लॉट आपको लेना ही पड़ा, अज्यूम्ड मिनिमम 1 लॉट। अदरवाइज जैसे आपको चेक करना चाहिए कैसे 13.3 इंटू 10,000 से आपको कंपेयर करना चाहिए कि कितना का आपको फ्यूचर्स लेना चाहिए, प्रोटेक्शन आना चाहिए ना, जितना आपका म्यूचुअल फंड में अमाउंट है उतना का, ठीक है, नियर टू दैट तो आना ही चाहिए, तो अज्यूम मिनिमम 1 लॉट। सो दैट इज आपने शॉर्ट किया होगा, तो शॉर्ट पोजीशन में गेन कितना होता है 104.24 माइनस 103.5 इंटू 2,000 1480, तो देखिए बस 20 रुपए का ही लॉस हुआ। फिर नोट्स लिख लेना, टू हेज इट सेल्फ द इन्वेस्टर must enter into a short position. The investor must enter into a short position in GOI futures अब शॉर्ट क्यों, उसका लॉजिक समझ में आ रहा है। इन्वेस्टर जनरली लॉन्ग कर रहा था ऊपर में, याद है, बोरोवर इन्वेस्टर, बट अभी ये इन्वेस्टर का ऑलरेडी एक पोर्टफोलियो है, पोर्टफोलियो का वैल्यू गिरने से प्रोटेक्ट करना है अगर, तो वैल्यू गिरने पे कमाना होगा, वैल्यू गिरने पे कमाना है तो शॉर्ट करो। द इन्वेस्टर मस्ट एंटर इनटू अ शॉर्ट पोजीशन इन जीओआई फ्यूचर्स, फुल स्टॉप। The number of contracts to be taken is equal to 13.3 into 10,000 divided by 104.20 into 2,000, कितना आ रहा है देखो तो 133 डिवाइडेड बाई 0.638 आ रहा है, इज इक्वल टू मिनिमम 1 कॉन्ट्रैक्ट। तो ये एक एक्स्ट्रा वर्किंग है जो हर समय ध्यान रखना है फ्यूचर्स का वर्किंग करते वक्त। एक और छोटा सा क्वेश्चन है, कितना नंबर एग्जाम्पल हो गए,
देखिए, ऑन 7th May an investor expects cash inflow on 28th May. He finds current yield attractive for investment. But he is willing to invest only on 28th May. फिर 7th May को स्पॉट का जो प्राइस है वो है 102.6 और फ्यूचर्स का जो प्राइस है वो दिया हुआ है 102.59। 28th May को स्पॉट भी है 103.5 और फ्यूचर्स 103.5। How can he lock the yield today? How can he lock the yield today? देखो यहां पे क्या हो रहा है, इन्वेस्टर अभी अट्रैक्टिव देख रहा है अपॉर्चुनिटी इन्वेस्टमेंट का, बट इन्वेस्ट करेगा वो 28 मई को। आज इन्वेस्ट करेगा तो 102.6 पे कर सकता है, बट वो इन्वेस्ट करना चाहता है 28 मई को ही, बट आज अट्रैक्टिव दिख रहा है क्योंकि आज सस्ता मिल रहा है उसको। फ्यूचर में उसको इंटरेस्ट रेट बढ़ता हुआ दिख रहा है, सॉरी इंटरेस्ट रेट घटता हुआ दिख रहा है, तो ये स्पॉट में महंगा हो जाएगा। तो आज हम 102.6 पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, बाद में मैं 103.5 पे इन्वेस्ट करूंगा। तो मैं चाहता हूं कि आज का जो यील्ड है वो लॉक हो जाए और 28 मई को मैं उसको यूज करूं। तो मेरे को क्या करना चाहिए, सोच के बोलो, एक दो फिगर का वर्किंग भी सोचो। आज मैं इन्वेस्ट नहीं करना चाहता, मैं तो 28 मई को इन्वेस्ट करना चाहता हूं, और उस दिन तो फिर चीज महंगा हो जा रहा है ना, आप देखो ना 28 मई को, बट आज का रेट्स अट्रैक्टिव है। अभी फ्यूचर्स में लॉन्ग ले ले क्या होगा उससे? प्राइस बढ़ेगा अगर तो आपको गेन हो जाएगा, तो वो गेन आप इसमें एडजस्ट कर लीजिएगा, समझे? तो देखो सोचने का तरीका, अब आप आखिरी एग्जांपल में कैचअप किए, मतलब ऐसे नहीं कि बस सर ने जो नोट्स लिखाया उसका हिसाब से लॉन्ग शॉर्ट सोच लेंगे। नोट्स खाली ऐसे ही रेफरेंस के लिए था, जरूरत के हिसाब से सोचोगे। आपको पता होना चाहिए कि कब अपना फ्यूचर्स में गेन होता है, लॉन्ग करने पे कब गेन होता है, शॉर्ट करने पे कब गेन होता है। आप सिनेरियो के हिसाब से आप सजेशन दो कि लॉन्ग करे कि शॉर्ट करे। ऐसे याद ना रखो कि ऐसा सिनेरियो होता है तो लॉन्ग ही करता है, ऐसा सिनेरियो होता है तो शॉर्ट ही करता है, वो कंफ्यूजिंग है। वेरी गुड, लॉन्ग करेंगे, एकदम सही बोला आपने। टू लॉक द यील्ड रेट, द इन्वेस्टर शुड बाय इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स, यानी लॉन्ग पोजीशन। Now, when
he will receive his inflows on 28th May. He can squares off the position in futures and invest the net amount in the bond. On 28th May, spot price available is 103.5 or less gain from long position in futures गेन फ्रॉम लॉन्ग पोजीशन इन फ्यूचर्स. कितना मैं लॉन्ग किया था वो 102.59 पे, जो हो गया 103.5.91. तो नेट कॉस्ट आ गया 102.59. अब आज का जो फ्यूचर्स का रेट था ना वो लॉक हो गया. अब आप बाद में भी इसी रेट पे बाय करेंगे, स्पॉट पे चाहे जो भी रेट हो. So this is going to be the net purchase cost on 28th May. भले ही बाजार में दाम बढ़ गया बट आपका तो फ्यूचर से गेन आ गया, आपको फर्क नहीं पड़ा. ये सब न्यूमेरिकल्स जो हैं ये सारे के सारे इनफैक्ट नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने अपने वेबसाइट पे दिए थे कि इस तरह से आप मेरे बॉन्ड फ्यूचर्स को यूज कर सकते हो. उन्होंने ऐसा इलस्ट्रेशन दिया कि आप ऐसे अगर इन्वेस्टर हो, आप ऐसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किए हो, आपका अपना पोर्टफोलियो है, आप बोरोवर हो, तो इस तरह से आप यूज कर सकते हो. ठीक है. आपका एक होमवर्क है एंड दैट इज होमवर्क का क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1 है क्या? देखिए तो एक क्वेश्चन छोटा हुआ है ना, पेज 139. हालांकि सॉल्व्ड है बट आप अपने आप अटेम्प्ट करके ट्राई करिएगा. उसमें थोड़ा सा एफआरए का भी पढ़ाइए जो ऑलरेडी आप कर चुके हैं. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ओके, उसको करके आइएगा. फ्यूचर्स ही जारी रहेगा अभी अगला दिन, बस फ्यूचर में फ्यूचर ही करते चलो. आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, फ्यूचर करते चलो. जब फ्यूचर नहीं रहेगा तब ऑप्शन देंगे. चलिए, थैंक यू.